ग्रहण करते हुए वो तस्वीरें आप देखेंगे। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत धन्यवाद। उनसे मिलूं, आपसे प्रणाम करूं। पीएम साहब को धन्यवाद। तो मोहन यादव ने शपथ ग्रहण कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उज्जैन साउथ सीट से जीत की हैट्रिक लगाकर अपने प्रदर्शन को दिखाया, अपने सामर्थ्य को दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया। डॉक्टर मोहन यादव ने 2013, 18 और 2023 में लगातार चुनाव जीते। एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत मोहन यादव ने की और संघ से भी मोहन यादव जुड़े रहे, जो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखिए, किसी ने नहीं सोचा था कि उज्जैन दक्षिण से जीतने वाले मोहन यादव इस वक्त मंच पर खड़े होंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, लेकिन ये संभव है। भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में जिसका कहीं तक कोई नाम नहीं था, दूर दूर तक जिसकी चर्चा नहीं थी, उसे मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया और आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उज्जैन दक्षिण से एमएलए चुनकर आए हैं। हालांकि अपने बयानों को लेकर मोहन यादव जरूर चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक लंबा अनुभव उनका रहा है संगठन के साथ, संघ के साथ। एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत मोहन यादव ने की थी और इसका जो अनुभव है, इसका जो असर है, कैसे वो सरकार चलाएंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्या चुनौतियां उनके सामने रहेंगी, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सिद्धार्थ जी, आप लाख कहें कि आप समीकरणों को नहीं साधते। पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सरकार में 7 बार के विधायक हैं, नए डिप्टी सीएम बन गए हैं। शपथ ग्रहण
उन्होंने कर ली है और इसके साथ ही दलित समाज में उनका एक मजबूत पकड़ है। जिस कॉम्बिनेशन की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन कैसे दिखता है इस नई नवेली सरकार में, आप देखिए मुख्यमंत्री के पद पर ओबीसी चेहरे को जगह मिली है, जबकि डिप्टी सीएम अगर बनाए गए हैं तो दलित समाज से बनाए गए हैं जगदीश देवड़ा, और साथ ही साथ सवर्ण समाज का भी ध्यान मध्य प्रदेश में रखा गया है। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। लेकिन फिलहाल मल्हारगढ़ से विधायक चुने जाते हैं, लगातार 7वीं बार विधायक बनकर आए हैं। अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है दलित समाज में। 1979 से छात्र राजनीति में एक्टिव हैं। मंदसौर के मल्हारगढ़ से विधायक चुनकर आए हैं और सबसे अनुभवी इन्हें कहा जा रहा है। देखिए ये 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, परिवहन जेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं शिवराज सरकार में। दलित वोटर्स पर इनकी पकड़ है, 17% दलित वोटर्स जिन पर पकड़ है। और मालवा रीजन में ये मजबूत माने जाते हैं जगदीश देवड़ा, जिन्होंने अभी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की है। और अब राजेंद्र शुक्ला जो कि दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। अब से कुछ ही पलों में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। तो मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं मध्य प्रदेश में, उनके साथ उनके डिप्टी सीएम जगदीश। कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजेंद्र शुक्ला नए डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के। रीवा से 5 बार एमएलए चुने जा चुके हैं, 5वीं बार एमएलए बनकर आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में 4 बार मंत्री रहे हैं। ब्राह्मण वोटर्स पर काफी मजबूत पकड़ है। विंध्य क्षेत्र में बेहद मजबूत इनका जनाधार माना जाता है। विंध्य क्षेत्र की 30 में से 25 सीट पर जीत में इनका योगदान समझा गया। राजनीति में आने से पहले सिविल इंजीनियर थे राजेंद्र शुक्ला, जिन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तो नई सरकार का गठन मध्य प्रदेश में हो चुका है। नए चेहरे कैसे आगे लाए जाते हैं, नए चेहरों को कैसे तरजीह दी जाती है और कैसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, कैसे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखकर बड़े फैसले लिए जाते हैं, ये अगर आपको देखना है, ये अगर आपको सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी में देखना होगा। बीजेपी कैसे तमाम बड़े नामों से आगे निकालकर नए चेहरों को मौका देती है, वो फिलहाल मध्य प्रदेश की तस्वीरें बताती हुई नजर आ रही हैं, जहां मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं मध्य प्रदेश के। उनके साथ जगदीश देवड़ा शपथ ग्रहण कर चुके हैं और साथ ही साथ राजेंद्र शुक्ला भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो एक अच्छा फॉर्मूला, एक जबरदस्त सटीक फॉर्मूला मध्य प्रदेश में सरकार गठन का भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं। देवेंद्र। बिल्कुल प्राची, और जैसा कि आपने बताया कि 5वीं बार लगातार जीतना, 7वीं बार लगातार जीतना, 3री बार लगातार जीतना, इन तीनों ने ही कॉलेज लेवल से अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। छात्र संघ में इन तीनों ने ही अपना योगदान दिया था, वहाँ पे चुनाव लड़े थे। तो कुल मिलाकर आप देखें, और अलग अलग रीजन, रीवा, विंध्य क्षेत्र, मंदसौर, मालवा, तो अलग अलग रीजन में भी तो कुल मिलाकर आप देखें तो इन तीनों चेहरों के साथ बीजेपी ने हर उस समीकरण को साधने की कोशिश की है जिससे ये मैसेज आए कि उचित रिप्रेजेंटेशन मिला है। जो क्राइटेरिया रखा गया है वो भी आप समझ सकती हैं कि एक आमतौर पे होता है कि आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा कि कस्टमाइज्ड आइटम, तो बीजेपी ऐसा लगता है कि जो फैसले कर रही है, खासतौर पे 2014 के बाद ये चीज़ हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं और उसीलिए तमाम प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं कि प्रेडिक्शन आप एक सेट पैटर्न पे करते हैं, जबकि यहाँ पे जो मेडिसिन दिया जा रहा है वो बहुत कस्टमाइज दिया जा रहा है। सिर्फ जो रोग है उसका निदान नहीं किया जाता, बल्कि जो रोगी है उसके ऊपर कौन सा मेडिसिन चाहिए
इस तरह के फैक्टर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। और राजस्थान में अगर पहली बार को व्यक्ति को विधायक बना दिया गया तो यहाँ पर सातवीं बार का व्यक्ति डिप्टी सीएम बन रहा है, तीसरी बार का व्यक्ति सीएम बन रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई खास पैटर्न नहीं है, कोई लॉबी नहीं है, कोई कोटरी नहीं है। हाँ, उचित रिप्रेजेंटेशन मिले कास्ट वाइज भी, क्षेत्र वाइज भी, उसका जरूर ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, देखिए अब फोटो अब किया जा रहा है, यानी कि फोटो सेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये मंच की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और ये बेहतर कॉम्बिनेशन है मध्य प्रदेश के लिहाज से। हालांकि कई चुनौतियां और जैसा जिक्र किया जा रहा है बार बार कि कई रिस्क फैक्टर हैं। और अब पीएम देखिए मंच से अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, और यहाँ से अब विदा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं हो रहा है, सरकार का गठन हो चुका है। मोहन यादव शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उनके साथ उनके 2 डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और इसके साथ ही एक एक करके जो मेहमान मंच पर बैठे हुए थे, जो बाहर राज्यों से आए हुए मेहमान हैं, वो भी अब मंच से विदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मंच की अब तस्वीरें आपको खाली नजर आ रही होंगी। तो ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ, एक जबरदस्त फॉर्मूले के साथ इस सरकार का गठन मध्य प्रदेश में किया गया है। सिद्धार्थ जी, जातियों के फेर में बेशक आप कहें कि आप लोग नहीं फंसे हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन किया है, लग तो रहा है कि जो दबाव विपक्ष आप पर बना रहा था, आपने उससे ओवरकम करने की कोशिश की। देखिए प्राची जी, मैं तो ये कहूंगा कि एक ही नारा आत्मसात होता है आज की इस तस्वीरों को देख करके, मोदी है तो मुमकिन है। और वो इसलिए आत्मसात होता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का सपना लेके पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक लाभ कैसे पहुंचे उसका सपना देखती है, वहीं रो में आखिरी व्यक्ति, आखिरी कार्यकर्ता कौन बैठा है उसको भी आगे ला करके एक नई लीडरशिप देने का काम करती है। अगर ये किसी संगठन में दुनिया भर में हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यही एक ऑर्गेनिक कैडर बेस्ड संगठन की एक पहचान होती है, जहां पर किसी प्रकार की कोई लॉबिंग, कोई परिवारवाद या किसी प्रकार का ऐसा कोई दबाव ना हो। तो ये जो निर्णय अभी आपने देखे, अभी शपथ हमने देखी नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की, मैं मानता हूं कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, मैं कार्यकर्ता होने के नाते आज इतना गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता, लाखों लाख जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, वो इतना लंबा समय काम करके अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से कहीं तक भी पहुंचा सकती है, तो ये किसी भी दल में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और वैसा ही एक है जातियों की, जहां तक आपने बात कही, देखिए जातियों का जवाब तो जनता ने दे ही दिया था। बहुत कोशिश करी राहुल गांधी जी ने, बड़ा एक प्रयास किया पूरे विपक्ष ने, और नया नया एक राग सीखा, ओबीसी का सीखा, कहीं जातीय जनगणना, कहीं सेंसस, कहीं ये कहीं वो, और जनता ने सीधा जवाब दिया कि हम मोदी की गारंटी के साथ खड़े हैं। जनता ने कहा कि जो देश में नेतृत्व है, जो किसानों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, युवाओं को, महिलाओं को, जो इनको आगे बढ़ाने की बात करता है, हम उनके साथ खड़े हैं। और इसीलिए इतना जबरदस्त एक पॉपुलर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मैं मानता हूं कि जब उत्तर जनता ने ही दे दिया हो तो कोई इसमें कोई ना प्रश्न बच जाता है, ना ही कोई उत्तर बचता है। लेकिन आपने राहुल गांधी को सुना होगा सिद्धार्थ जी, वो तो अभी भी अपनी ही बात पर कायम है। वो कह रहे हैं मैं तो मान रहा हूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, लेकिन जो लोग सरकार चलाते हैं उनमें से कितने ओबीसी हैं, आप ये बताइए। नहीं, मैं तो मानता हूं प्राची जी, ये सबसे बेतुकी बात है। सरकार, अगर कोई देश का नेता ये मान ले कि देश की सरकार ब्यूरोक्रेसी चलाती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर नहीं चलाते, तो उनकी बुद्धि पर क्या बात कही जाए। मतलब देश में चुने हुए लोग, जो जिनको जनता चुन करके पदों पर बैठाती है, जो सरकार में मंत्री हैं, वो सरकार नहीं चलाते, सरकार राहुल जी के हिसाब से कोई और चलाता है। ये बिल्कुल एक, मैं मानूंगा कि बचकानी बात है। और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपनी बात पर कायम है और वो कायम ही रहेंगे। 2014 से लेकर के आज तक जो दुर्गति उनकी हुई है उस पर भी वो कायम है, वो कायम ही रहेंगे आगे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ उस पर मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, ये उनके आत्ममंथन की बात है। पर देश को बरगलाने वाली बात या कोई ऐसी बात बोल करके आपस में एक फूट डालने वाली बात, मैं मानता हूं कि किसी भी जिम्मेदार नेता को नहीं करनी चाहिए। यह देश जानता है किस प्रकार का नेतृत्व चुना जा रहा है, सबको प्रतिनिधित्व देने वाला एक नेतृत्व आया है, एक ऐसा नेतृत्व जो पार्टी संगठन के लोगों का है, ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, और उसको सभी देश की और प्रदेश की जनता उसको स्वागत कर रही है। अनंत जी, क्या अब इतना आसान होगा, कांग्रेस सरीखे तमाम जो विपक्षी दल हैं, पूरा इंडिया अलायंस है, क्या उनके लिए अब इतना आसान होगा जाति जनगणना की बात को जोरों शोरों से उठाना, ओबीसी का राग अलापना और उस पर भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक होना? प्राची जी देखिए, राहुल गांधी जो
सचिवों के ओबीसी होने का मुद्दा उठाते हैं, उसमें एक बेसिक फ्लॉ है, बेसिक फैलेसी है उसमें। अभी जो सचिव हैं वो 90, 91, 88, 89 बैच के आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। मंडल कमीशन कब लागू हुआ, ओबीसी को आरक्षण कब मिला, इस पर ध्यान देना होगा। वो 90, 91 के बाद मिला, तो उसके बाद 92, 93 बैच के आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। अभी जब सेक्रेटरी बनेंगे तब उनका ये प्रश्न वाजिब होता है। अभी तो पता नहीं क्यों वो पिछले साल भर से इस मूलभूत सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब से आरक्षण लागू हुआ उसके बाद के बैच के जो सेक्रेटरी लोग अभी बन नहीं पाए हैं, तो उनको सेक्रेटरी को छोड़ के थोड़ा ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी का भी आकलन अपनी टीम से करवाना चाहिए। दूसरी बात, आपने इंडिया अलायंस की पूछी, तो मुझे लगता है कि ये जो INDI ये अलायंस था, ये अभी तक प्राची जी सिर्फ 2-2.5 दिन काम किया है। इन्होंने 1-2 बैठकें हुई हैं और अब लगातार बैठक होने का प्रयास किया जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि 16 दिसंबर को उनकी बैठक होगी। मुझे तो लगता है कि INDI गठबंधन में अभी इतनी इशूज़ हैं, अभी उनके सामने न उनका कोई विजन है, न कोई डंडा है, न कोई झंडा है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है उन्होंने। और एक के सामने एक खड़े करने की बातें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन इसी गठबंधन के इसी विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि अखिलेश जी में और कांग्रेस में क्या रहा। आज ही के समाचार पत्रों में नीतीश कुमार की पार्टी के मुख्य महासचिव केसी त्यागी का एक बयान छपा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हमारा सहयोग ले लेती तो उनके परिणाम अच्छे हो सकते थे। हो सकता है ये दूर की कौड़ी लगे कांग्रेस पार्टी को, लेकिन मैं तो इस आधार पे कह रहा हूं कि पार्टियों के बीच जो मतभिन्नता की स्थिति है, जो इनका अलग अलग सोच है, उसके बारे में उनको विचार करना चाहिए। अगर इन सब को समग्रता के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि INDI की राह अभी बहुत कठिन है और आने वाले दिनों में सबको एक साथ जोड़ना और एक मुद्दे पर ले जाना 3 महीने में लगभग नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि INDA बनने के पहले कहीं बिखर न जाए। देखिए, एक तरफ जातियों के फेर में उलझाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र, जो रिस्क फैक्टर की हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे नए चेहरों को लेकर आना ये रिस्क फैक्टर है, इस पर कांग्रेस भी हमलावर है। कह रही है ये क्षत्रिय जो नेता हैं, उन जो क्षेत्रीय नेता हैं, ये उनका अंत है। बीजेपी उन तमाम लोगों का अंत कर रही है जो मुखरता के साथ मोदी के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। और प्राची, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन का नैरेटिव चाहे जो हो, जैसे गडकरी के संदर्भ में ही कांग्रेस पार्टी इन सारी चीज़ों को बहुत हवा दे रही थी जब उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया गया था। तो ये सारे नैरेटिव तो अपोजिशन के तौर पे वो लोग चलाते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी पे हमला करने का मौका हो तो वो चूकते नहीं। जैसे आप देखें तो लालकृष्ण आडवाणी पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से बहुत हमलावर रहती थी और समय यह कहा जाता था कि वाजपेयी जी ज़्यादा अच्छे हैं। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए तो कहा जाता था कि आडवाणी जी ज़्यादा अच्छे हैं, आडवाणी जी के सम्मान को लेकर बार बार चर्चा की जाती थी। अब शिवराज सिंह चौहान उनको अच्छे लगने लगे। तो ये तो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और वो इस तरह की चीज़ों को फैलाएंगे। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने जो जो ऐसे फैसले लिए हैं उनमें से कई सारी चीज़ें, कई सारे फैसले बहुत अच्छे रहे हैं तो कई बहुत ख़राब भी साबित हुए। नाम के हिसाब से आप देखें तो जैसे योगी आदित्यनाथ को अचानक से जब मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत शानदार फैसला साबित हुआ। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर भले ही बार बार चुनाव जीत रहे हों, लेकिन अभी भी कोई ये नहीं कहता, बीजेपी के नेता भी ये नहीं मानते कि उन्होंने अपनी लीडरशिप बना ली है। उत्तराखंड में आपने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद तीरथ सिंह रावत का एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत ख़राब साबित हुआ। त्रिपुरा में विप्लव देव को बनाया गया, फिर उनको हटाना पड़ा। बिहार में 2 डिप्टी CM बनाया गया, रेणु देवी और दोनों नेताओं को बाद में आपने देखा कि तारकिशोर और रेणु देवी दोनों को बाद में अब पार्टी ही वैसे इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो भी खराब साबित हुए। तो इसके दोनों पहलू हैं और वो निश्चित तौर पे एक बड़ा खतरा रहता है। लेकिन पार्टी का उस हिसाब से हौसला देखिए कि अगर कोई पार्टी इस तरह का फैसला ले रही है तो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश भर देती है। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोच रहे हैं ये पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है इस बात को लेकर कि यहाँ पर कोटरी नहीं चलती, यहाँ पे लॉबिंग नहीं चलती, यहाँ पे कोई इस्टेब्लिश नॉर्म नहीं चलता कि अगर आप बड़े हो गए हैं तो सब कुछ आपको ही मिलेगा। अब शिवराज सिंह चौहान के नज़रिए से देखें तो एक तरफ वो शानदार मुख्यमंत्री रहे, दूसरी तरफ क्या ये हक सिर्फ आप ही को मिलना चाहिए, आपके अलावा किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए बीजेपी कार्यकर्ता को। तो इस तरह की सोच कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा पार्टी के तौर पर बीजेपी को ये हुआ है। बड़ा खतरा ये ज़रूर रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो एक बार सेट किया है अच्छे प्रशासक के तौर पे,
क्या उस पर डॉक्टर मोहन यादव खरा उतरते हैं या नहीं, इस तरह का खतरा जरूर रहेगा। सिद्धार्थ जी, क्या वजह है कि इतने रिस्क आपकी पार्टी उठाती है? 2024 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसा तो नहीं कि नए चेहरों का चयन करना आप लोगों को भारी पड़ जाए, नुकसान कर जाए? देखिए, निश्चित रूप से नहीं प्राची जी। रिस्क हम इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ है। जिसकी नीयत गड़बड़ होती है वो कई बार रिस्क नहीं उठा पाता। उसको लगता है कि यही वाला नेता चुन लेते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आज सभी प्रदेशों को अपना एक एटीएम के रूप में बना लिया है। कौन से प्रदेश में कौन सा नेता ज्यादा पैसा निकाल करके एक परिवार को पहुंचाएगा, मात्र यही एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। पर जब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमें जाकर के एक सेवा और सुशासन का एक राज देना है, एक ऐसा काल देना है जहां पर महिलाएं, युवा सब लोग अच्छा सुरक्षित महसूस करें, उज्जवल भविष्य उनका हो, तो वहां पर रिस्क की कोई बात नहीं होती। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कड़े निर्णय लेने के लिए मानी भी जाती है, देखी भी जाती है। जिनका नेतृत्व वो इतना प्रतिबद्ध हो, जो 24/7/365 काम करता हो, जिनके नेता देश और विदेश में भारत की ख्याति के लिए अथक प्रयास कर रहे हो, वहां पर रिस्क कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि ये तो पार्टी के एक काम करने के एक शैली का तरीका है। और ऐसा जो एक सतत प्रवाह जिस भी पार्टी में रहता है, वहां पर निश्चित रूप से ऊर्जा ज्यादा बनी रहती है। अगर आप इसको रिस्क के नाते देखेंगे तो विश्लेषण किया जा सकता है, पर मैं मानता हूं कि पिछले 1 महीने के अंदर जब से ये सभी राज्यों के परिणाम आए हैं, तब से सारे विश्लेषण लगभग सभी पॉलिटिकल पंडितों के फेल हो गए, चाहे फिर वो रिजल्ट्स को लेकर के थे या फिर किसको पार्टी कहां जिम्मेदारी लेगी उसको लेकर के। तो मैं आपको कहूंगा, आप आश्वस्त रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारा नेतृत्व जानता है कि वो क्या कर रहा है। हमारा एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। 2024 हमारे सामने है। देश में फिर से एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अथक प्रयास से बनाने के लिए तैयार है ना कि प्रेडिक्शंस को फेल करने के लिए ही आप नए नए मुख्यमंत्रियों को चुनकर लाते हैं, नए नए चेहरों को चुनकर लाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो आपके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो बड़े नेता जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, वो ना मुश्किल पेश करते हैं आपके सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्राची जी, मैं कहूंगा शिवराज जी 18 साल, लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहे। पार्टी ने उनको एक जिम्मेदारी दी, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया, प्रदेश की जनता की सेवा करी। अब नया मौका स्वाभाविक आएगा और इसीलिए शिवराज जी ने बड़े उत्साह के साथ नए नाम का उन्मोदन भी करा। अभी भी आपने देखा हमारे सभी नेता जो प्रदेश स्तर के थे वो मंच पर थे। ऐसा ही आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, ऐसा ही आप राजस्थान में देखेंगे। बस इतनी बात समझने की है प्राची जी, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे यहाँ ये पद नहीं है, ये दायित्व है। और दायित्व का निर्वहन करने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता जब जो जैसा दायित्व मिलता है वो उसको निर्वहन करता है, ज्यादा सोचता नहीं है। हर कार्यकर्ता को मौका मिल रहा है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, नई सरकार का गठन मध्य प्रदेश में हो चुका है। अब इंतजार छत्तीसगढ़